हेलो बच्चों। आ, आज मैं आपके सामने कुछ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे उनको लेके आ रहा हूँ। अब तक केमिस्ट्री में आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर वॉच आउट करेंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी आपने कंटिन्यू रखिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम पीछे हो गए तो हम अब डिले कर जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और पूरे चैप्टर की और अच्छे से तैयारी करनी है, जिससे आपके कंपटीशन में भी आपको हेल्प करेगी। तो जैसे कि पूर्व वर्षों में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पे मैं फोकस करने जा रहा हूँ। जो आज मैं 3 चैप्टर्स जो हमारे सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हैं, उन पे मैं बात करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि पहला प्रश्न ये 2011 और 12 में आया है। सिद्ध कीजिए प्रथम कोट की अभिक्रिया आधा सांद्रण समाप्त होने में लगा समय अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। दर्शाए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया अर्धएकवाल अभिकारों में के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, 2011 और 12 में। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें बिल्कुल वॉच आउट करके रखना है, बिल्कुल अच्छी तैयारी करके रखना है। और इसी पैटर्न में तीसरा क्वेश्चन ये इस रूप में पूछा गया है। प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु टी हाफ 0.693 अपॉन के की व्युत्पन्न कीजिए। तो कई बार इसका व्युत्पन्न कीजिए भी क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, तो इसकी तैयारी हम जरूर करेंगे। तो इसका आंसर जैसे आपको दिखाई दे रहा है, तो कैसे करेंगे हम? तो इसके आंसर आप स्क्रीनशॉट कर लें या आप इसको ज़रूर करेंगे दोबारा से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में भेद कीजिए। तो इस टाइप क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे विभेद करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हमने आपको बार बार रिवाइज कराया इसको। या अभिक्रिया कोटि आणविकता किस प्रकार भिन्न है। तो क्वेश्चन को किसी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये 2011, 13 और 15 और 12 में लगातार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोटि और आणविकता में किस प्रकार एक दूसरे से ये भिन्न है या इन दोनों में क्या अंतर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको डेफिनेट आपको वॉच आउट करना है। 2014 में फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए तथा निम्नलिखित अभिक्रिया में कोटि बताइए। तो जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, ईस्टर इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करिए एस्टो से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एचाइंस, तो आपका बना है एसिटिक एसिड और इथेनॉल। तो इसकी हाइड्रोलिसिस करके फिर से हमारा जिससे जो प्रोडक्ट रिवर्स रिएक्शन ये होती है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या अंतर है, तो अंतर को भी अब देख लेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मैं केवल इसके आंसर पे अभी नहीं जा रहा हूँ, आपको केवल क्वेश्चन देखने हैं और आंसर इसमें है। और आंसर भी इसमें देख सकते नहीं तो अदरवाइज आप बुक से जो आपके नोट्स तैयार हैं उनसे इनके आंसर को करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में क्या अंतर है। विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में क्या अंतर है, ये देखिए। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से यहीं से क्वेश्चन और आपका बनता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अर्थ उपयुक्त आरेख तथा समीकरण से स्पष्ट कीजिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्णन कीजिए। 2014 में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया। तो 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें इसमें देखना है कि ये डायग्राम अब देना आपका बहुत ज़रूरी है। ये डायग्राम आप ज़रूर दें, डायग्राम देना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा मैं फर्स्ट
फर्स्ट चैप्टर में देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में देखिए, शॉर्ट की तरफ फ्रैंकल दोष में अंतर, क्या अंतर है इसको हमें देखना है। यह अंतर, इसमें सीधे सीधे अंतर लिखा है, इसमें डायग्रामेटिकली इसको शो कर सकते हैं। या ये क्वेश्चन को शॉर्ट की दोष आयनिक क्रिस्टलों के घनत्व को कम करता है जबकि फ्रैंकल दोष नहीं, क्यों? तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आपको एक विशेष ध्यान देना है। और दूसरा, इसमें नंबर ऑफ पर यूनिट सेल एटम फाइंड आउट करना कई बार पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है। निम्नलिखित पदों में ज्यामिति चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो 2012 में और 13 में क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, तो इसमें डायग्राम से आपको इसमें समझाना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। देखिए, जैसे क्रिस्टलीकृत क्रिस्टल की बात हो रही है, या तांबे का घनत्व इतना है तो इसके प्रमाण द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो एकक कोष्ठिका का घनत्व के लिए जो फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। तो इन फॉर्मूलों को हमें देखना है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब एन ए। तो बार बार क्वेश्चन ये आपको बताया गया है फॉर्मूले को। तो सीधे सीधे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मोड़ द्रव्यमान निकालना है ठोस का। तो एम निकालना, तो डी हमें दिया है डी ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन जेड। तो यहाँ पे जेड एफसीसी ये क्रिस्टल होगा। क्वेश्चन पूरा नहीं आया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, ये वाला, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2013 में पूछा गया है। केबीआर का घनत्व, यहाँ पे देखिए केबीआर का घनत्व कितना दिया है, 275 ग्राम पर सेमी क्यूब। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। और फलक केंद्रित घनी संरचना आप फाइंड आउट करना है। कोर की लंबाई आपको ए दे रखी है, तो यहाँ पे हमें डी दे रखा है, ए दे रखा है, एन ए तो टी का कांस्टेंट है, एम दे रखा है, तो जेड हम निकाल सकते हैं। तो जेड की संख्या हमें निकालेंगे 3.9 अप्रॉक्स 4। इसका मतलब ये क्या होगा, एफसीसी कोष्ठिका होगी जिसके यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो ऐसे हमें इसका ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत मिलेंगे। उचित उदाहरण द्वारा निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। अंतःकाशी दोष, एफ केंद्र अंतःकाशी दोष बहुत बार मैंने आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। दो द्रव ए और बी क्रमशः 145 डिग्री सेल्सियस और 190 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हैं। 80 डिग्री सेल्सियस में इनमें किसका वाष्प दाब उच्च होगा, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो क्वथनांक कम होने पर द्रव की अधिक वाष्पशील होगा, अथवा द्रव ए का वाष्प दाब 80 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा, डेफिनेट। सेकंड चैप्टर में क्वेश्चन आता है मोलरता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, जिनकी डेफिनेशन कई बार पूछी गई है, तो बिल्कुल हमें इनको तैयार करना है। और सेकंड चैप्टर से और क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, एक उदाहरण देते हुए स्थिर क्वाथी विलयन को परिभाषित कीजिए। स्थिर क्वाथी वो मिश्रण जो पूर्णतः मिश्रित तथा बिना संगठन में परिवर्तित हुए अवाष्पित होते हैं, एक नियत ताप पर उबलते हैं, स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं। इन पर बहुत डिस्कस हमने करी है। इस टाइप के न्यूमेरिकल छोटे छोटे 1 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल, 20 ग्राम मात्रा में इथेनॉल को कितने मोल होंगे, इथेनॉल के कितने मोल होंगे, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे मोल की संख्या गिवन मास ओवर मोलर द्रव्यमान, तो हम ये देखते हैं, तो हमें क्या निकल जाते हैं, मोल निकल जाते हैं, कितने मोल हैं। वैसे ही दूसरा है समप्राशी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए, समप्राशी, अल्पराशि तथा अतिप्राशी विलयन क्या होते हैं, तो बहुत सिंपल सा है। समप्राशी विलयन वे विलयन जिनके प्राशरण दाब समान होते हैं समप्राशी विलयन कहलाते हैं। समप्राशी विलयन की मूलतः सांद्रता समान होती है। और अल्प
प्रासी मतलब इनका दाब, प्रश्न दाब क्या होगा, कम होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अति प्रासी मतलब क्या हो जाएगा, जिनका अधिक होगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। और दूसरे इंपॉर्टेंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीपीएम बहुत बार पूछा है, 2015 के बाद शायद 2017 में भी क्वेश्चन पूछा है, पार्ट पर मिलियन। पीपीएम क्या है, पार्ट पर, किसी विलेय पदार्थ के भाव की वह संख्या जो किसी बिलियन के 10⁶ अर्थात 1 मिलियन या 10 लाख भागों में उपस्थित पार्ट प्रति मिलियन पीपीएम कहलाती है। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे यहाँ पर होता है आपका मिलियन का द्रव्यमान गुणा 10⁶। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे अन्य क्वेश्चन, तन विलीनों में क्वथनांक में उन्नयन तथा हिमांक में अवनमन होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है। प्राशन तथा विसरण में अंतर भी पूछा गया है। छिला अंडा जल में रखने पर फूलता है, परंतु सांद्र नमक के विलीन में सिकुड़ जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जल में रखें तो फूल जाएगा और नमक में रखें तो सिकुड़ जाएगा। तो ये प्राशन का कारण है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर देखेंगे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम, इसका गणितीय व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले साल आया है तो दोबारा आ सकता है, ऐसा नहीं कि पिछले साल आ गया तो इसको हम फिर से नहीं देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड, जैसे ये न्यूमेरिकल है 5% सुक्रोज जिसका अणुभार इतना है, बिलियन इतना यूरिया का समप्रासी है, यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो समप्रासी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन। मोल अंश बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल अंश को समझाइए, या इस पर शॉर्ट नोट भी आता है, मोल फ्रैक्शन। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेयक एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का मोल अंश कहते हैं। इसे एक्स से, कैपिटल एक्स से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यूरिया का अणुभार, यूरिया के 0.25 मोल का 1 लीटर विलयन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा कितनी होगी। तो 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। इस टाइप के प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो बहुत सिंपल से इनके आंसर होते हैं और हम कई लेकिन छोड़ के आ जाते हैं, तो हमें छोड़ना नहीं है। तो ऐसे प्रश्न को हमें करते रहना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कई बार पूछा है, इसलिए फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूँ। 16 क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्नोत्तर किससे कहते हैं, बर्कले तथा हार्टली विधि द्वारा बिलियन के प्रश्नोत्तर कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें नहीं छोड़ना है। हेनरी का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, तो ये हमें सब तैयार करने हैं। ये न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल को विशेष हमें देखना है। 2016 में पूछा गया है, 2016 में ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। ये पूछा गया आदर्श बिलियन की परिभाषा लिखिए। आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन क्या होते हैं, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। राउल्ट्स का नियम ठीक हो गया। ये हो गया आपका शॉर्ट नोट। तो ये कुछ 3 चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को आप विशेष तौर से देखेंगे, पूरे चैप्टर को आपको तैयार करना है, लेकिन इन क्वेश्चन को विशेष आपको देखना है। नष्ट समीकरण लिखिए और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। कॉपर की कंसनट्रेशन यहाँ पर दे रखी है 0. एक सेल रिएक्शन आपको दे रखी है, इसमें सांद्रता दी हुई है। तो इस तरीके से हमें सेल रिएक्शन लिख के फिर इसका ये नष्ट इक्वेशन में की वैल्यूज़ को पुट करना होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2013 में क्वेश्चन आए हैं, 2013 में आए हैं, तो आ सकता है दोबारा भी। और बहुत इंपॉर्टेंट उसके बाद कोलरास का नियम की व्याख्या जिसके अनुप्रयोग बताइए, 2013 में आए हैं। रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें न्यूमेरिकल भी कई बार आ जाता है, लेकिन रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नॉन इक्वेशन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इन सारे क्वेश्चन को हमें फिर से वॉच आउट करना है। और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर मैं आपको सेंड करूँगा, तब तक इन क्वेश्चन को आप ढंग से वॉच आउट करिए। थैंक यू वेरी मच।